नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज आपसे बात करना चाहता हूं कुछ राजनीति की कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही। आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या कारण है कि धर्म का जहर लोगों के दिमाग में इतना भर गया कि कर्नाटक में एक मुस्लिम टीचर को हटाने के लिए पानी की टंकी में जहर मिला दिया गया श्री राम सेना के कुछ लोगों ने। आखिर कारण क्या है कि ये जहर समाज में क्यों बढ़ता जा रहा है? और आपसे बात करना चाहूंगा कि जो बाढ़ की हालात है उसमें प्रयागराज, यूपी का प्रयागराज, यूपी का प्रधानमंत्री जी का वाराणसी, ये सारे शहर डूबे नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में एक नाला है, उसमें बच्चा बह गया, मर गया। तो ये जो स्मार्ट सिटी के प्रधानमंत्री जी के करोड़ों अरबों रुपए आए थे, उनका क्या हुआ? तो बात शुरुआत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी में मची राजनीति के घमासान की। मेरे जो सूत्र हैं नागपुर के, उन्होंने बताया कि संघ ने बिल्कुल फाइनल कर लिया है कि अब अगर अध्यक्ष होंगे तो वो संजय जोशी होंगे। ये संदेशा भिजवा दिया गया है कि हम संदेश संजय जोशी के नाम पर सहमत बिल्कुल तैयार हैं और इनके अलावा किसी और नाम पर संघ विचार करना चाहता नहीं है। अब ये मेरे सूत्र हैं, उनके हिसाब से ये खबर सही भी हो सकती है और चूंकि बहुत शीर्ष स्तर पर रखी गई है तो बहुत गोपनीय भी रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में अगर कोई सबसे ज्यादा विरोधी है उनका, तो वो संजय जोशी रहे हैं। और संजय जोशी भी इतने कमाल के आदमी हैं, 20 साल हो गए जब वो गुजरात में उनकी एक कथित सीडी वायरल की गई थी, जिसके बाद वो नेपथ्य में चले गए। बाद में वो सीडी फर्जी साबित हुई और उसके बाद से वो राजनीति के बनवास में है। कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं, पद नहीं, लेकिन तब भी वो बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने संदेशा भिजवाया था कि आप आ जाइए, हम आपको राज्यसभा भेज देंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो संघ भी ये देखता है कि उसका जो स्वयंसेवक है, उसका जो कार्यकर्ता है, वो कितने साल से उसके लिए तपस्या कर रहा है। और जो संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में शह और मात का खेल बढ़ गया है। दरअसल 2024 के चुनाव में जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर हो गई, उसके बाद से ये लाइन बढ़ती चली गई। और फिर कई घटनाएं ऐसी होती चली गईं जब संघ को लगा, संघ का जो सिद्धांत था कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं, उस पूरे सिद्धांत की बटिया मेट हुई जा रही है। क्योंकि पूरे सरकार हो, संगठन हो, सिर्फ एक अकेला सब पर भारी, है मोदी जी ने नारा दिया और संघ को लगा कि हमें तो वास्तव में किनारे कर दिया गया। गुजरात जैसा राज्य जहाँ पे मंत्री, पहले किसी को मिनिस्टर को भी हटाना होता था तो संघ से पूछा जाता था, लेकिन गुजरात में मुख्यमंत्री सहित सारे मिनिस्टर हटा दिए गए और संघ को हवा भी नहीं। तो संघ को लगा कि अब अपना अगर वर्चस्व कायम रखना है, अपना महत्व कायम करना है, तो कम से कम संगठन के अंदर, पार्टी के अंदर अपनी पहचान बढ़ानी होगी, अपना दबाव बढ़ाना होगा। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो मोहन भागवत के कुछ भाषणों का अंश तो दूरदर्शन और आकाशवाणी से होने लगा था। ये बात बताई जाती है, चर्चा में है। लेकिन फिर मोदी जी ने एक-एक करके इसको काट-छाँट करी कि मैं बड़ा हूँ, संगठन बड़ा नहीं है। तो ज़ाहिर है अब भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव शायद टल गया है। अब ये बिहार चुनाव के नतीजों के बाद होगा, जेपी नड्डा ही बिहार का चुनाव कराएँगे एज़ ए अध्यक्ष। ये बात लगभग फाइनल होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े हैरान भी हैं और परेशान भी हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसा भाजपा के अंदर कभी संदेशा नहीं गया कि इस ऐसी नौबत आ गई हो कि अब कोई अध्यक्ष का चुनाव सालों, महीनों ऐसे टलता चला जा रहा है और अध्यक्ष का चयन हो नहीं पा रहा है। लेकिन जो संघ के और भाजपा के बीच में रिश्तों में दरार की बात है, वो जग ज़ाहिर हो चुकी है, वो सार्वजनिक हो चुकी है और ये बात कहीं न कहीं बीजेपी और संघ के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव भी पैदा कर रही है। तो ये लगभग तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष अब बिहार के चुनाव के बाद मिलेगा। अगर बिहार के चुनाव के नतीजे एनडीए के मुताबिक नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक नहीं आए, तो ये तय मानिए कि संजय जोशी को अध्यक्ष बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर बिहार के चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में आ गए, मोदी जी के पक्ष में आ गए, वोटर लिस्ट का घालमेल ऐसे ही बढ़ता चला गया, तो शायद संघ दबाव में आ जाए कि एक और राज्य जीत लिया गया। कैसे जीता गया इस पे कोई चर्चा नहीं करता है। महाराष्ट्र और दिल्ली और हरियाणा, इस तरह के चुनाव की चर्चा होती है और फिर जाहिर है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई, चुनाव आयोग ने कुछ किया, इसकी बातें पीछे रह जाती हैं। तो बिहार के चुनाव के नतीजे तक लगभग तय है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष नहीं बनेगा, यानी 3-4 महीने और नड्डा साहब रहेंगे। अब बात करता हूँ कर्नाटक की एक बड़ी घटना की। सोचिए अब क्या हो गया है देश में। कर्नाटक में एक मुस्लिम टीचर थे, उनको हटाना था और श्री राम सेना के कुछ ताल्लुक वाले लोग जो थे वो
एक्टिव थे कि इन मुस्लिम टीचर को हटाया कैसे जाए। तो उनको दिमाग में प्लान आया कि पानी की टंकी में कीटनाशक पदार्थ मिला दो, एक तरह का ज़हर मिला दो, बच्चे पिएँगे, बच्चों जी की मौत हो जाएगी और मौत हो जाएगी तो हम ठीकरा मुस्लिम टीचर के सिर पे फोड़ देंगे, ये हट जाएगा। लेकिन वो पुलिस ने तत्परता दिखाई और मामला खुल गया, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों की हालत कुछ की गंभीर है, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब बच्चे जीवित हैं, सुरक्षित हैं। तबीयत इलाज चल रहा है उनका। अब आप सोचिए कि स्थिति क्या आ गई और दूसरे इस तरह की जब घटनाएँ होती हैं, तो उसमें मुस्लिम को टारगेट किया जाता है। अब वो ईश्वर ना करता कि अगर वहाँ पे किसी बच्चे के संग हादसा हो जाता, कोई बच्चे की मौत हो जाती, तो आप सोचिए इस मुस्लिम टीचर का क्या हाल होता। मुझे कुछ समय पहले अयोध्या की घटना याद आ गई। अयोध्या में एक वीडियो वायरल हुआ कि कुछ धार्मिक स्थल पे मांस के टुकड़े फेंके गए और फिर जब वीडियो में देखा गया कि कौन है फेंकने वाले, तो जालीदार टोपी पहने हुए दाढ़ी वाले लड़के नजर आए। तो एकदम सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि कुछ मुस्लिम लड़कों ने धार्मिक स्थल पर ये मांस के टुकड़े भेजे। अब इतनी बात तो बहुत होती है और वो भी अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी में ऐसा वाक़या हुआ। बहुत अच्छा है, मैं उस समय की पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पुलिस ने बहुत एक्टिव तरीके से काम किया और पता चला कि वो जो लड़के थे वो हिंदू थे। वो जालीदार टोपी और वो दाढ़ी बना के इसलिए आए थे कि लोगों को लगे कि मुसलमानों ने ये काम किया है। और फिर अगर ये मैसेज चला जाता और लड़के पकड़ में नहीं आते, तो आप सोचिए कि उस शांत से जिले की हालत क्या होती। और फिर बात सिर्फ अयोध्या तक नहीं रहती, बाकी जगह भी ये बात फैल जाती। उससे कुछ दिनों बाद आगरा में भी ऐसी घटना हुई और उसमें भी लोग हिंदू निकले। अब मैं ये समझ नहीं पाता कि इस तरह मुस्लिम के प्रतीक चिन्ह बनाकर इस तरह के कृत्य करना केवल इसलिए कि बीच में समाज में हिंदू मुसलमान के बीच में दूरी बढ़ जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान क्या चाहता है। हम कहते हैं पाकिस्तान हमारा बड़ा दुश्मन है, हम मतलब सरकार हमारी कहती है। अभी झड़प हुई तो हमने कहा कि हमने बाघा बॉर्डर की परेड बंद कर दी, हमने ये बंद कर दिया, हमने वो बंद कर दिया। बाघा बॉर्डर की परेड भी शुरू हो गई। पाकिस्तान के साथ झड़प में हमें क्या हासिल हुआ ये आप सब जानते हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आई। पाकिस्तान आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। हमारे राफेल गिर गए लेकिन आज तक सरकार बताने को तैयार नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब था कि पाकिस्तान क्या चाहता था? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी क्या चाहती? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ये चाहती थी कि आईएसआई ये चाहती थी कि यहाँ पे भारत में हिंदू मुसलमान के बीच में दूरी पैदा होती जाए, मुझसे हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलती जाए। अब जो आईएसआई चाहती है वो यहाँ पे कौन-सा संगठन कर रहा है? कौन लोग हैं जो हिंदू-मुसलमान के बीच में दूरी बढ़ा रहे हैं? ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो यानी यहाँ के जो लोग ऐसे हैं जो हिंदू-मुसलमान के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, हिंदू-मुसलमान के बीच में तनाव पैदा कर रहे हैं, वो एक तरह से आईएसआई की मदद ही तो कर रहे हैं। अभी मालेगाँव बम धमाके के बाद एक बयान वायरल हुआ, संसद के अंदर आया, बाहर आया कि कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है। मेरा तो कहना ये है कि आतंकवाद को आप धर्म से क्यों जोड़ते हो? और लेकिन जब बार-बार ये कहने लगा कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, मतलब इशारा था कि दूसरे धर्म के लोग आतंकवादी हो सकते हैं। तो मैंने एक सवाल किया जिस पे मेरी बड़ी आलोचना भी हुई। मैंने कहा कि जो नक्सली हैं, जितने आतंकवादी घटना में लोग मारे गए हैं भारत में, उससे कई गुना नक्सली घटनाओं में मारे गए हैं। और नक्सली तो सारे के सारे हिंदू। दुनिया का सबसे खूंखार संगठन जो था आतंकवादी संगठन वो लिट्टे था। उसका जो मुखिया था प्रभाकरन वो हिंदू था। लिट्टे में काम करने वाले हिंदू थे। तो फिर ये कहना कि आपकी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, ये धर्म के आधार पर कहना गलत है। कोई भी धर्म आपको हिंसा की इजाज़त नहीं देता। चंद पागल इधर भी हैं, चंद पागल उधर भी हैं। लेकिन देश बड़ा खूबसूरत है, देश इन पागलपन के लोगों से आगे है। और अगर देश में इतना ही नफ़रत का माहौल होता, इतना ही हिंसा का माहौल होता तो सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 65%। यानी बीजेपी जब भी जाती है 34, 35, 36% पे रुकती है, यानी 100 वोट पड़ती हैं, 100 विचारधारा इकट्ठी होती है, 65 उसके खिलाफ होती हैं। भले वो अलग-अलग गुट में हो, वो क्षेत्रीय पार्टी में, वो किसी और पार्टी में, लेकिन उस विचारधारा के खिलाफ 65% लोग हैं, तभी ये देश मजबूत बना हुआ है। तो ये जो नफ़रत है ना, मैं कहता हूँ कि 2014 के बाद आप खुद आप दिल पे हाथ रख के देखिए। आप मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं तो सोचिए आपकी आय का क्या हुआ? आपके घर का खर्चा कितना बढ़ गया? आप बिज़नेसमैन हैं तो सोचिए 2014 के बाद आपके बिज़नेस की हालत क्या हो गई? आप नौजवान हैं तो सोचिए नौकरी की हालत क्या है? जो ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में नौकरी चली गई, रोज़गार खत्म हो गई, ये सारी रिपोर्ट्स चिंता में डालती हैं। लेकिन आप इन चिंता करें, आप इन रिपोर्ट पे चर्चा करें, उससे पहले गोदी मीडिया के चैनल आपको हिंदू-मुसलमान के नफ़रत की बात बताने लगते हैं और आपके व्हाट्सएप पे संदेश आने लगते हैं, हिंदू खतरे में है।
जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हिंदू, सारे जज हिंदू, वहाँ पे हिंदू खतरे में कैसे हो गया? और 2014 के बाद ही खतरे में कैसे आया, मैं समझ नहीं पाता। और मैं दूसरी बात ये नहीं समझ पाता कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2014 में कि हम स्मार्ट सिटी बनाएँगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रधानमंत्री का क्षेत्र, इलाहाबाद, ये सब स्मार्ट सिटी बन गए। प्रयागराज में गंगा का पानी ऐसा लग रहा है कि कहीं गंगा के बीच में एक छोटा-सा टापू है, उसपे शहर बसा हुआ है। चारों तरफ गंगा का पानी, शहरों के अंदर, घर के अंदर। और मूर्खता की हद देखिए, एक सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, गंगा का पानी उनके घर में आ गया, तो उसी पे वो दूध चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं कि गंगा भैया बड़ा अच्छा हुआ, मेरा जीवन तर गया, आप मेरे घर पे आ गई, मतलब दरवाजे पे आ गई। अब इस हद तक धर्मांधता हावी हो गई है कि गंगा का पानी घर तक आ गया, यानी ड्रेनेज सही नहीं है, यानी व्यवस्थाएँ ठीक नहीं है, और आप कह रहे हैं गंगा मैया घर पे आ गई, मैं तो जीवन कृत हो गया, और सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। इसी गंगा सिटी में, इसी इलाहाबाद में कुंभ के दौरान टेंट टेंट लगाने का काम भी होना था, और वो जो टेंट लगाने का काम है वो गुजरात को, और सारा एक आंधी-तूफान में सारे टेंट गायब हो गए। अयोध्या में जितने बड़े काम हुए वो सब गुजरात को। मैं तो हमेशा हँसी-हँसी में कहता हूँ कि माल कमाएगा गुजरात का भाई और घंटा बजाएगा यूपी बिहार का भाई। वाराणसी में भी पानी का ये हाल हो गया है, और लखनऊ में तो बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, कोकराल का नाला है, वहाँ पे बच्चा गिरे और बच्चा पानी में बह गया, नाले में बह गया, उसकी डेड बॉडी मिली। तो ये स्मार्ट सिटी का हाल है। लेकिन क्या गोदी मीडिया आपको क्या बताएगा? गोदी मीडिया आपको हिंदू-मुसलमान बताएगा, आपको नफ़रत की बात बताएगा। आपसे कहा जाएगा कि बस यही करना है क्योंकि आप खतरे में हैं। और नेता जो ये आपसे कहते हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। आपके बच्चों से कहा जाएगा कावड़ यात्रा निकालो, आपके बच्चों से कहा जाएगा किसी के घर में एक रंग का झंडा है उसे उतारो, दूसरे रंग का लगा दो। आपको सिर्फ़ धर्म की नफ़रत में उलझाया जाएगा। तो वक़्त है इस नफ़रत से निकलिए, अपने आप को पहचानिए, क्योंकि ये मुल्क एक प्यार चाहता है, डेवलपमेंट की बात करना चाहता है, इस तरह की नफ़रत से कुछ हासिल नहीं होगा। 2014 में प्रधानमंत्री जी आए थे, वो ये कह के आए थे हम विकास की बात करेंगे, और 2024 तक आते-आते वो कहने लगे कि अगर वोट उनको दे दिया तो तुम्हारे भैंस मुसलमान खोल के ले जाएँगे, तुम्हारी टोटी मुसलमान खोल के ले जाएँगे। विकास से मुसलमानों की टोटी तक के सफ़र को आप समझिए, सोचिए देश की क्या हालत है। मुझे यकीन है मेरे दर्शक जो हैं, मेरे प्रबुद्ध श्रोता जो हैं, इस अंतर को ज़रूर समझेंगे और मुझे कमेंट करके बताएँगे कि आपकी इस मामले में क्या सोच है। बहुत-बहुत शुक्रिया, 4 पीएम को जॉइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।